बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले जो चैप्टर है इसका इब्तदाई एक इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर था वो कल हुआ। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सर, आपने देखा कि थोड़ा सा दोबारा दे दे सर, साइडली दोबारा। जी बेटा, आज का जो टॉपिक है ना उसमें मैंने उसका हिस्सा आपके लिए रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं उस पर भी थोड़ी सी बात करूँगा। सो श्योर उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। उतनी देर तक मैं करेक्शन कर लूँ। हम नेक्स्ट चैप्टर में आ गए, तो हम नेक्स्ट चैप्टर को ही मेंशन करते हैं। ले जी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कल वाले जो टॉपिक था, इस टॉपिक में आपने देखा कि जहां कहीं पर भी करंट होता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, और इससे जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग एनिमेशंस भी मैंने शेयर की थी, जो उनको कॉन्सेप्चुलाइज करती हैं कि किस तरह से जहां करंट होता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो आज के लेसन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसमें एक तो हम कल वाले टॉपिक को ब्रीफली रिव्यू करेंगे और देखेंगे किस तरह से मैग्नेटिक फोर्स लगती है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे। फिर इसके बाद जी कंपेयर करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी क्या चीज होती है। देन वी विल डिस्कस कि किरचॉफ लॉ को अप्लाई करके हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे लास्ट चैप्टर के साथ जुड़ी हुई है। ले तो ये आज के कंटेंट्स हैं। इंशाल्लाह हम फर्स्ट वाला टॉपिक तो बहुत छोटा था, और सेकंड वाला टॉपिक तकरीबन हम 70% मुकम्मल कर चुके थे। आई वुड से 80% कंप्लीट कर चुके थे। हम उसको आगे मजीद प्रोसीड करते हैं। ले जी, कल वाले गुलाम दीन ने जैसे कहा, कल वाले टॉपिक को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। कल वाले टॉपिक में आपने देखा कि जब हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, ये हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में से करंट कैरिंग कंडक्टर मींस के इस कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है। जब इसमें से करंट पास करता है तो इसके अराउंड हमने एक कार्डबोर्ड रखा था, और उस कार्डबोर्ड पर जो कंपस नीडल सी वो प्लेस की गई थी। जब तक तो हम करंट अप्लाई नहीं करते, तो ये सब कंपसेस अलाइन थी जमीन के नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन में। जमीन के जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं उनकी तरफ नॉर्मली ये कंपस होती है। ये कंपस इंडिकेट करती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो लेकिन जैसे ही हमने इस सर्किट के अराउंड जो कार्डबोर्ड प्लेस किया है, जो किसी प्लास्टिक का या किसी कार्डबोर्ड के पेपर का होगा, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि एज सुन एज वी अप्लाई करंट, तो करंट के अप्लाई करने की वजह से ये सब कंपसेस अपने आप को अलाइन कर लेती हैं एक सर्कुलर पैटर्न में। और जैसे ही करंट को फिर से क्लोज किया जाए, यहाँ से सर्किट को ऑफ किया जाए, तो दोबारा से हम देखते हैं कि करंट बंद होने के बाद ये दोबारा जमीन के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं, तरतीब में आ जाती हैं। तो इससे साबित ये हुआ कि करंट के फ्लो करने की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई थी। सो मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप इन अ रीजन सराउंडिंग अ करंट कैरिंग वायर। और फिर हमने देखा कि ये जो करंट अगर स्ट्रेट हो, तो स्ट्रेट करंट के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे विल बी सर्कुलर इस केस में, एंड मैग्नेटिक फील्ड लास्ट ओनली जब तक के करंट पास करे। जैसे ही करंट अप्लाई करना बंद किया जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह का है। जी गुलामदीन, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं मुनासिब समझूंगा कि आप पूछ लें। जी हरी अप। सर, करंट के करीब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितने रेंज तक होगा? जी शुक्रिया।
इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, इस चीज को क्वांटिफाई करने के लिए हमारे पास एक लॉ मौजूद है जो कि ज्यादा दूर नहीं है। इंशाल्लाह कल हम एम्पेयर्स लॉ को स्टडी करेंगे। तो एम्पेयर्स लॉ इसको क्वांटिफाई करके बताता है। फिलहाल बस इतना ब्रीफ जरूर कर दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, it has direct relation with current and it has inverse relation with the distance. So ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। जहां तक बात है कि कितनी दूर तक रहेगा, it is directly dependent upon the magnitude of current. अगर आप किसी हाई वोल्टेज हाई टेंशन वायर के नीचे या किसी हाई एम्पेयर वाली वायर के नीचे हो तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जबकि लो करंट वाली जो रीजन है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। सो हम इसको वहां पर एम्पेयर्स लॉ में इन डिटेल फर्दर देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। फिर हमने राइट हैंड रूल देखा। राइट सर हैंड क्या रूल आवाज क्लियर नहीं आ रही? जी माजिद, आप अपनी जो डिवाइस है उसको रीस्टार्ट कर लें या किसी और मुनासिब जगह पर जाके बैठ जाएं। मैं चाहूंगा मुझे कोई एक स्टूडेंट कंफर्म कर दे उसको आवाज आ रही है या नहीं। जी फिरदौस, आपको आवाज आ रही? आवाज क्लियर है। चलें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हमने देखा था कि अगर आप अपने सीधे हाथ के अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में तरतीब दें, इफ यू अलाइन द डायरेक्शन ऑफ grab the conductor with your right hand and your index thumb indicates in the direction of current, तो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां, your curling fingers will indicate in the direction of magnetic field. जी हम चाहेंगे थोड़ा स्पीड अप करें। फिर हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर देखा। जिन लोगों ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया उनके लिए तो ये डायग्राम देखना ही काफी होगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ले जी, लास्ट कर लेते हैं। सो इन का मतलब है क्रॉस और आउट का मतलब है डॉट। प्लीज इसको याद रखिएगा ताकि आप नो एंट्री, ये इनका साइन है और ये डॉट जो है वो आउट का साइन है। सो ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। तो फर्ज करें कि अगर इस कंडक्टर में बाहर की तरफ हम करंट सप्लाई करें, तो बाहर की तरफ आप अपने अंगूठे को अरेंज करें। मैं अगर अपनी वीडियो आपसे शेयर कर लूं ताकि आप लोगों को समझ आसान हो। जी आप मुझे बताएं, आप मुझे देख सकते हैं? थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं? थोड़ा थोड़ा देखना ही काफी है, ठीक है। यस सर। ओके, सो ये आप राइट हैंड रूल देखें, ये मेरा राइट हैंड है। तो राइट हैंड में ये वाली जो डायरेक्शन है, ये कहाँ की तरफ है? इनवर्ट डायरेक्शन में है। इनवर्ट डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप मेरी अभी इस उंगलियों को देखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जबकि अगर थंब वाली साइड को आप देखें तो थंब वाली साइड पर जो मेरी मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये किस डायरेक्शन के अंदर होती हैं? दे आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो थंब, बस इतना याद रख लें कि थंब वाली साइड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, जबकि जो ऑपोजिट साइड होती है दैट विल बी क्लॉकवाइज। तो इन अ सिमिलर वे आप अभी ये टिप को देख रही है, और ओनली लुक एट हैविंग अ लुक एट टिप। सो टिप मींस कि यहाँ से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, जबकि इस तरफ से आप देखेंगे तो इसका मतलब है करंट इज गोइंग इन द इनवर्ट डायरेक्शन। होपफुली आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब जैसे ही करंट पास करता है तो ये जो कंडक्टर है ये सिर्फ और सिर्फ इसमें, अब देखें जी, एक तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी इस करंट की वजह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो की हुई है। आप देखें कि आउट का मतलब है, आउट मींस एंटी क्लॉकवाइज। सो यहाँ पर जो आपको सर्कुलर पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि करंट की वजह से डेवलप हुई है। जबकि एक और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से है? ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मौजूद जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है उसके नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ये उसकी वजह से। तो इन शॉर्ट होता क्या है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि जब आप किसी कंडक्टर को, एक ऐसे कंडक्टर को जो कि करंट कैरी कर रहा,
जिसमें से करंट पास कर रहा है उसको प्लेस करते हैं, एक ऐसे कंडक्टर को जिसमें से करंट पास कर रहा है एक ऐसे रीजन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो करंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों इंटरैक्ट करती हैं। और देखें कैसे इंटरैक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये कंडक्टर के राइट साइड पे देखें तो कंडक्टर की राइट साइड पर ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को क्या करने की कोशिश कर रही हैं, कैंसिल करने की कोशिश कर रही हैं। दे आर ट्राइंग टू कैंसिल ईच अदर। जबकि अगर आप कंडक्टर के इस साइड पर देखें तो इस साइड पर दे आर ट्राइंग टू सपोर्ट ईच अदर, दे आर ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से यहाँ पर समझ लें आप एक हाई प्रेशर का रीजन डेवलप हो गया है, जबकि राइट साइड पर एक लो प्रेशर का रीजन डेवलप हो गया है, क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर कैंसलिंग ईच अदर और कंडक्टर के इस साइड पर दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। सो इन अ वे ये रिजल्ट होगा एक पुश की शक्ल में, एक फोर्स की शक्ल में, जो कि आपके इस कंडक्टर को राइट साइड पर फोर्स करेगा। हाँ, अगर तो आप यही डायग्राम को क्रॉस की शक्ल में समझते हैं तो क्रॉस के केस में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो हो जानी थी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के वजह से जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन है वो अभी अगर राइट साइड पे है तो उस केस में ये लेफ्ट साइड पे चले जानी थी। सो ये तो सारा टॉपिक था हमारा कल वाला। तो फिलहाल समराइज करते हुए ये कि पहला लर्निंग पॉइंट कि जहां पर करंट होता है उस करंट के अराउंड सेटअप हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा पॉइंट कि अगर हम किसी करंट बरदार कंडक्टर को, किसी ऐसे कंडक्टर को जिसमें से करंट पास कर रहा हो, उसको प्लेस करें एक ऐसे रीजन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड, करंट की मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करती है और एक फोर्स लगती है कंडक्टर पे। इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी ये आप बता सकते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की तरफ के जरिए। सो इसको भी याद रख लिएगा, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा है। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स। इफ समबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन देन प्लीज प्रोसीड। एट वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पर फील्ड वीक हो गई, जिस साइड पर वीक हो गई और इस साइड पर कंडक्टर के फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई, तो स्ट्रॉन्ग वाली पार्ट इसको पुश करेगा, सो इट विल बी फोर्स इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। इसके ऑपोजिट अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें मैग्नेटिक फील्ड की, तो इन एनी केस के यहाँ पर फील्ड लाइंस अगर सपोर्ट कर रही हैं तो ये वाला पार्ट हाई प्रेशर वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला, जहाँ पे फील्ड लाइन रीइंफोर्स करेंगी, जबकि यहाँ पर फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। तो ये कंडक्टर पर एक फोर्स अब लगेगी फ्रॉम हाई टू लो और अब ये इस तरफ फोर्स होगा। सो ये एक सादा सा असूल है। और ये सिंपली किस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ कि कंडक्टर में भी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर और मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों की इंटरेक्शन के नतीजे में एक साइड पर कम फोर्स वाला रीजन बन गया और दूसरी साइड के ऊपर ज्यादा कह लें कि जो रीइंफोर्समेंट वाला जो रीजन बन गया। सो द फील्ड फ्रॉम द हायर, you can say the strength of the field portion moves it forces towards the lower, your weaker part of the magnetic region. सो ये हमारा कल का टॉपिक था। मैं अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप कल के टॉपिक को देखें जो स्टूडेंट कल के लेक्चर को अटेंड नहीं कर सके थे। फिर मैं कल के पॉइंट पे ही हूँ अभी तक, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो थे वो उन्होंने थोड़ा सा सुस्ती का मुजाहिरा किया, लेकिन चलें कोई बात नहीं। ये एफ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है साइन ऑफ अल्फा के। साइन अल्फा मींस एंगल। एंगल का मतलब ये है कि अगर फील्ड भी मेरी फील्ड अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है जैसे आप देख रहे हैं, और अगर मेरे कंडक्टर की जो लेंथ है वो इस डायरेक्शन में है और इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। उस वक्त हम मैक्सिमम फील्ड फोर्स फील करते हैं। लेकिन अगर मेरा कंडक्टर हो ही
in parallel to the magnetic field हो, then we observe no force, क्योंकि वो इंटरेक्शन नहीं होता. सो इसी वजह से साइन 0 होता है और 90 पे मैक्सिमम, तो इसलिए हमने साइन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज किया है. तो फोर्स जो है वो जितना करंट ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा लगेगी, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी ही फोर्स ज्यादा होगी. इसी तरह से जितना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना ही मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी. इन सब फैक्टर्स को इकट्ठा करके क्या बनता है, इन सब को इकट्ठा करके बनता है बिल. मैं तो इसको ऐसे याद किया हुआ है, बिल. F इज इक्वल टू बिल. F इज इक्वल टू बिल साइन अल्फा. ये वो वाली फोर्स है जो कि किसी कंडक्टर पर लगती है, मैग्नेटिक फोर्स जो कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगती है, करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगती है ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट and the magnetic field due to current and the magnetic field of the magnet. और k की कीमत जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन को ओपन करे 1 है. सो ये फॉर्मूला आ गया, साइन है, साइन को क्लोज करके. यहाँ तक मैंने सारा टॉपिक आपको रिवाइज किया है बिकॉज वी आर डीलिंग विद द इनिशियल पार्ट ऑफ द चैप्टर, इसलिए मैंने पूरी तसल्ली से रिवाइज करवाने का बताया. जी बेटा, अगर आप देखें हमने इन सब पार्ट्स को यूनिफाई कर दिया, इन सब समझ लें ये इक्वेशंस हैं, तो इनको इन रिलेशंस को यूनिफाई कर दिया है कि फोर्स जो है वो इन चारों फैक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. तो ये एक इक्वेशन की शक्ल इख्तियार कर गई है. जहां तक बात है वो मैंने रीअरेंज किया है क्योंकि याद करना आसान होता है. बिल और साथ में साइन एंड साइन को अगर हम क्लोज करें तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की शक्ल इख्तियार कर जाती है. सो इट विल बी L क्रॉस B. I के साथ मैंने इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट में इसको शामिल नहीं किया क्योंकि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, सो करंट इज आल्सो स्केलर. लेट अस प्रोसीड फर्दर. आज हम उसी फॉर्मूला से आगे चल रहे हैं. ये आपके टॉपिक के थर्ड पेज पे होगा, टॉपिक के थर्ड पेज पे. सो ये फॉर्मूला है हमारा. हम चाहते क्या हैं, वी वांट टू डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड. हम इसको एक क्वांटिफाइबल शेप में ट्रांसफर करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाह रहे हैं. तो वो कहता है कि अगर आप फर्ज करें कि आपके पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और उसमें से 1 एम्पियर करंट पास कर रहा हो जब कोई वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्लेस किया जाए. यानी कि यही वाले फॉर्मूला में परपेंडिकुलर होगा तो साइन कितना होगा, साइन 90 होगा, और साइन 90 कितना होता है 1. तो इन सब चीजों को इकट्ठा करें कि अगर हम 90 डिग्री एंगल हो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में 1 एम्पियर करंट पास करे 1 मीटर के कंडक्टर में, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, I की जगह पे भी 1 आ जाएगा, L की जगह पे भी 1 आ जाएगा. सो F विल बिकम इक्वल टू B. सो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं B को? हम B को डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उस फोर्स के बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उस फोर्स के बराबर है कि अगर 1 मीटर लेंथ वाले कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट गुजरे जबकि वो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो उस पर फोर्स लगती है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है. सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज, इसी फॉर्मूला को देखें ना, ये देखें, ये आपके सामने है कि अगर किसी मैं चलें प्रीवियस पेज पे कहीं फॉर्मूला लिखा है तो वहां पर से आप खुद आपको एक बार लिख के बता देता हूँ कि B इज इक्वल टू F ओवर IL है. सो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उस फोर्स के बराबर है जो कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगती है व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, कि जब उसकी लेंथ 1 मीटर हो और उसमें से 1 एम्पियर करंट गुजरे, 1 एम्पियर करंट गुजरे, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन. ये इसके तीनों नाम है, इनको याद रखिएगा ताकि आपके लिए परेशानी खत्म हो जाए. B से इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को,
जी मैं माइक करीब कर लेता हूँ। बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम नहीं सर मैग्नेटिक फील्ड को, हेलो सर। और सर इसके साथ सर आपकी मैग्नेटिक वॉइस सर ये लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम है सर। जी कोई और स्टूडेंट मुझे कंफर्म कर दें, आई विल टेक अप। सो थैंक यू। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन देख ली, ये आपकी बुक में वेल रिटन है, इसको भी देख लीजिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हमने डिफाइन किया। इसके बाद हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट्स पे, कि इसके यूनिट्स क्या हैं। तो यूनिट्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के टेस्ला से जुड़े हुए हैं। निकोला टेस्ला का आपने नाम जरूर सुना होगा, टेस्ला कॉइल के बारे में भी आपने सुना होगा। सो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वेरी सिंपल। अगेन वही वाला फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, F इज इक्वल टू बिल वाला फॉर्मूला। तो इसमें से B को अलहदा किया मैंने, सो इट विल बी इक्वल टू I इंटू L। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला अगर आप यूनिट्स को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स क्या हैं, टेस्ला। और ये कब होंगे, अगर किसी कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट गुजरे, 1 एम्पियर करंट गुजरने की वजह से उसमें जिसकी लेंथ कितनी हो 1 मीटर, और उसको परपेंडिकुलरली प्लेस किया जाए, यानी साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो उस पर जो फोर्स लगती है, और उस पर अगर 1 न्यूटन फोर्स लगे, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 1 टेस्ला। सो इसी फॉर्मूला से यूनिट्स हैं, फोर्स के लिए न्यूटन, करंट के लिए एम्पियर, और लेंथ के लिए मीटर। सो यही चीज उसने यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर किसी कंडक्टर पर 1 न्यूटन फोर्स लगे जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसमें से 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी 1 टेस्ला। ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात हुई। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा था, अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई बचा फॉर्मूला बता देगा जल्दी से? वी आर लेफ्ट विद ऑलमोस्ट 8.5 मिनट्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताएंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 वोल्ट इक्वल टू ई डॉट एस। थैंक यू, थैंक यू। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाज E डॉट A। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम बात करेंगे फाई की, और देखते हैं जी फाई कैसे निकलेगा। लेट अस सी। सबसे पहला जो हिस्सा है वो जाहिर कर रहा है कि जितना आपकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ज्यादा होंगी, जितनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतना ही फ्लक्स ज्यादा होगा। फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस एरिया में से गुजरने वाली फील्ड लाइंस की तादाद। जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ गुजरेंगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो सेकंड वाला जो एरिया है उसमें आप देख रहे हैं ज्यादा स्ट्रेंथ है फील्ड की, तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा। दूसरी डायग्राम जाहिर कर रही है कि जिसका एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होने से भी फ्लक्स ज्यादा होगा। तो दूसरा फैक्टर है ए। तो फाई दो चीजों पे हमने कहा डिपेंड कर रहा है, एक बी पे भी डायरेक्टली और ए पर भी डायरेक्टली। और तीसरी कौन सी चीज है, वो है एंगल। अगर एंगल कैसे डिफाइन किया जा सकता है इसको, ये मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ। एंगल के हवाले से, अगर तो आपकी फील्ड लाइंस जो हैं उनके परपेंडिकुलरली है एरिया, तो कोई लाइन पास नहीं करेगी। और अगर पैरेलल है, ये इन दिस केस, यानी एरिया को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, चले हम नेक्स्ट पेज पर चले ही जाते हैं। ये 3 फैक्टर तो समझ आ ही गए होंगे। यहाँ पे आ दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मैंने फील्ड लाइंस को सरफेस एरिया को ऐसे प्लेस किया परपेंडिकुलर, अब इसमें मिक्स नहीं करना, ये अक्सर बच्चे मिक्स कर जाते हैं। इसको हम वेक्टर एरिया कहते हैं, ए इज वेक्टर एरिया। सो वेक्टर एरिया के केस में अगर आप देखें तो यू कैन सी कि हमारा एरिया फील्ड लाइंस के पैरेलल है, तो थीटा कितना होगा, थीटा विल बी 0। अब सरफेस परपेंडिकुलर है, सरफेस परपेंडिकुलर है, लेकिन हम कभी भी वेक्टर एरिया की डायरेक्शन सरफेस के लिहाज से नहीं देखते, बल्कि हम उसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करके देखते हैं। तो नॉर्मल को अगर आप देखें तो वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम इन डायरेक्शन है। सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर, बट एज फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न, डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं, नॉर्मल से। तो इसीलिए आपको जब मैं कहूँ डायरेक्शन देखनी है, तो आपने वेक्टर एरिया से देखनी है, जो कि सरफेस के ऊपर नॉर्मल के जरिए स्केच होती है।
और अगर मैं सरफेस एरिया को बिल्कुल इसके पैरेलल प्लेस कर दूं, ये ले जी मैंने इसके बिल्कुल पैरेलल प्लेस कर दिया, तो कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। तो अगर कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि फ्लक्स जो है दैट इज जीरो, क्योंकि नो लाइन इज पासिंग। और ये कब होगा? हाँ, अब देखने में लग रहा है कि ये फील्ड के पैरेलल है, देखने में लग रहा है कि फील्ड के पैरेलल है, लेकिन नहीं। आपने डायरेक्शन कैसे देखनी है? आपने डायरेक्शन देखनी है सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करके। तो अब जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसी है जो 90 डिग्री पे मिनिमम और जीरो, और समझ लें कि पैरेलल के केस में आपको मैक्सिमम आंसर देती है, तो वो कोस थीटा है, क्योंकि कोस 0 1 cos होता है। sir, cos थैंक यू। theta. कोस 0 1 होता है, वेयर एज कोस 90 जो है वो दैट इज जीरो। सो दैट इज व्हाई हमने यहाँ पर कौन सी वाली ट्रिग्नोमेट्री, इसको डॉट प्रोडक्ट कहा है। सो डॉट प्रोडक्ट इसीलिए है बिकॉज ऑफ दिस होल सिनेरियो। ये एमसीयू के लिए याद रखिएगा, आपको काफी हेल्प करेगा। मैं फाइनल पार्ट की तरफ जा रहा हूँ। दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी में क्या फर्क है? फ्लक्स क्या होता है जी? किसी सरफेस एरिया में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो तादाद होती है वो उसके फ्लक्स को डिफाइन करती है। इफ स्मॉल नंबर ऑफ लाइंस आर पासिंग तो फ्लक्स कम है, और अगर ज्यादा फील्ड लाइंस जो है वो पास कर रही हैं देन फ्लक्स विल बी ग्रेटर। जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जहां तक ताल्लुक है, सो फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड बाय बी। और बी क्या है? किसी भी एरिया में से फ्लक्स, ये फॉर्मूला को देख लें जी, आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। द फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया, वो उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ को जाहिर करता है। यानी अगर मैं क्वांटिफाई करने की कोशिश करूं इसी डायग्राम से, तो 1 में और इस डायग्राम नंबर 2 में अगर आप फर्क देखें, तो सेकंड वाली डायग्राम में आप देखें कि जो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड है वो वीक है। कैसे पता चला? क्योंकि फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो है वो कम है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ और फील्ड भी वीक है, जबकि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है फील्ड की वो स्ट्रॉन्ग है। यूनिट्स के दरमियान में भी फर्क है बेटा। फाई के जो यूनिट्स हैं ये वेबर होते हैं, वेबर। वेबर मैं लिख देता हूँ, ये आपके टॉपिक के लास्ट वाले पार्ट में होंगे। एमसीक्यूज के लिए इसको जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा। बी के यूनिट्स क्या होते हैं? टेस्ला। एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। और जबकि बी आपने देखा था, हमने प्रीवियस जो अभी सेक्शन देखा था उसमें हमने ऑलरेडी बी को देख लिया कि बी क्या है। सो बी है जी टेस्ला। और ये फर्दर किसके इक्वल हो सकता है? अगर आप इस फॉर्मूला से देखें तो इस फॉर्मूला के मुताबिक फाई क्या है? वेबर। और यूनिट एरिया है तो एरिया नीचे है तो इसके लिए पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो यूनिट्स का मैंने कॉम्बिनेशन लिखा है, ये यूनिट्स आपने एमसीक्यू के लिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपने प्रॉब्लम को देखें तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं इन दो पॉइंट्स को। सो सर्किट के इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर दो रेजिस्टेंस डिजाइन को हम कंबाइन करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इन दोनों को कंबाइन करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, जो कि ऑब्वियसली इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से आएगी। तो ये इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिसमें आप देखें बोथ हैव 6 ओम वैल्यू। सो हमने पैरेलल का जो फॉर्मूला है रेसिप्रोकल्स को ऐड किया 1/6 प्लस 1/6 एंड वी गॉट 3 ओम। सो इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज 3 ओम, वो आपको इस सेक्शन में नजर आ रही है। और हमने उन्हीं दोनों पॉइंट्स पे की जगह पर लेट मी जस्ट पॉइंट आउट, आपने इन दोनों पॉइंट्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है 3 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू को। और ये तो अभी तक इक्विवेलेंट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा इक्विवेलेंट उस वक्त कंप्लीट होगा जब हम जितनी भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, यहाँ पर तो 3 ही है, उन सब के पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टेंस की शक्ल में ट्रांसफॉर्म करना, ये इक्विवेलेंट होती है। एक ऐसी रेजिस्टेंस जिसका ओहमिक इफेक्ट, जिसकी रुकावट बाकी तमाम सीरीज और पैरेलल में जुड़ी हुई रेजिस्टेंसेस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बराबर होता है। सो
ये दोनों रेजिस्टेंसेस फर्दर सीरीज में हैं। सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे आता है, इसको मैंने आर ई का नाम दे दिया, तो फाइनल हमारा जो इक्विवेलेंट है दैट इज आर इक्विवेलेंट। और 3 दैट इज क्वाइट सिंपल, सीरीज में है, सीरीज में जो रेजिस्टेंसेस हैं वो ऐड होती हैं। सो 3 + 3 दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 6। सो इक्विवेलेंट आ गई आपके पास। अब इस एक्सप्रेशन का जो आपको फायदा है वो ये है कि आप अब टोटल करंट फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे सर्किट का। एंड टोटल करंट कैन बी डिटरमिन्ड बाय using this relation, total voltage over total resistance. So total voltage is obviously बैटरी के बराबर है 6 वोल्ट, और टोटल जो इक्विवेलेंट हमने फाइंड आउट किया दैट इज 6 ओहम, एंड हैविंग डिवाइडेड दिस वी विल ऑब्टेन 1 एम्पियर ऑफ करंट, दैट इज द टोटल करंट। सो यहाँ से 1 एम्पियर करंट जो वो पास कर रहा होगा, बैटरी सप्लाई कर रही होगी, जो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होगा। सो मूविंग फॉरवर्ड इक्विवेलेंट हमने निकाल ली। अब हम चाहते हैं कि हर पार्ट में जो करंट है उसको फाइंड आउट करें। तो R1 में से जो करंट पास कर रहा होगा दैट विल बी I1, वेयर एज R2 में से जो करंट पास कर रहा होगा दैट विल बी I2, एंड इन अ सिमिलर फैशन I3 कैसे आएगा? I3 आएगा जी I2 और I1 के कॉम्बिनेशन से। सो I1 कैसे आया जी? I1 हम देखते हैं कैसे आया। I1 आएगा जी इस सेक्शन के वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। जरा तवज्जो करें, इस सेक्शन की रेजिस्टेंस कितनी है? 6 ओम, वेरी क्लियर। जबकि इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे आएंगे? इसके अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो 3 वोल्ट मैंने क्यों लिखे हैं? तो इसके लिए मुझे पीछे इसी डायग्राम में वापस आना पड़ेगा। तो इफ आई कैन पॉइंट आउट, तो आप यहाँ पर लेट मी जस्ट पॉइंट आउट विद स्लाइटली ब्लूइश मार्कर। ओके, सो आप इस सेक्शन में देखें तो इतने हिस्से में जो वोल्टेज आएंगे वो कितने आएंगे, जरा तवज्जो करें। इसकी रेजिस्टेंस भी 3 ओम है, इसकी रेजिस्टेंस भी 3 ओम है, बोथ आर 3। टोटल वोल्टेज जो सप्लाई हो रहे हैं वो 6 वोल्ट। तो जब रेजिस्टेंस इज बोथ व्हेन बोथ आर इक्वल, सो इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, व्हिच मींस कि 3 वोल्ट इधर आएंगे और 3 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर होंगे। इसलिए मैंने वहां पर क्या लिखा हुआ है 3। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप इस पोर्शन की रेजिस्टेंस बड़ी आसानी से V इक्वल टू IR से निकाल सकते हैं। सो लेट अस सी 3 ओम, V इक्वल टू IR। करंट कितना पास कर रहा है टोटल? आपको पता है 1, और 3 ओम इसकी रेजिस्टेंस है, 3 1 आर 3। सो इसके अक्रॉस 3 वोल्ट आ रहे होंगे। सो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या चीज मेंशन की हुई है 3 वोल्ट। सो यू कैन सी 3 इन दिस केस। इसके बाद जी सो I1 आ गया। I2 को कैसे आएगा? बिल्कुल वैसे ही, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल 3 वोल्ट है, बिकॉज दे आर सेम। आर जो ये I2 है, सॉरी दिस वन, सो इसकी रेजिस्टेंस 6 ओम है, एंड इसके क्रॉस भी पोटेंशियल 3 ओम ही है। जाहिर है अगर इस दोनों टर्मिनल पे 3 वोल्ट अपीयर हो रहे हैं तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। सो ऊपर भी 3 था, अभी भी स्टिल 3 है। अब नेक्स्ट देखें जी करंट। नेक्स्ट करंट हम किरचॉफ के करंट लॉ को यूज करके फाइंड आउट करेंगे। किरचॉफ्स करंट रूल क्या कहता है कि टोटल करंट विच इज एंटरिंग अ पॉइंट एंड द टोटल करंट विच इज लीविंग अ पॉइंट बोथ आर सेम। सो एंटरिंग करंट्स कौन कौन से हैं? I1 और I2 बोथ आर एंटरिंग। तो एंटरिंग करंट्स और इस पॉइंट को लीविंग जो करंट्स हैं वो सिर्फ 1 है, दैट इज I3। सो 0.5 + 0.5 दोबारा से 1 आ गया, और बड़ी आसानी के साथ आपने ये फाइंड आउट कर लिया। ऑब्वियसली ये टोटल करंट के ही बराबर है। सो करंट भी आ गई, रेजिस्टेंसेस भी आ गई। होपफुली आपको ये रेजिस्टेंस वाला, ये वाला सारा पार्ट जो है वो समझ आ गया होगा। आज के इस सेशन के अंदर हमने क्या क्या देखा, हम वापस जाते हैं अपने लर्निंग आउटकम्स पे। तो आज हमने सबसे पहले लास्ट लेक्चर को रिवाइज किया, जिसमें हमने राइट हैंड रूल देखा, जिसमें हमने ये देखा कि जहां कहीं पर भी करंट होता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है।
फिर हमने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी में क्या फ़र्क है, और टास्क मैंने आपको असाइन किया दैट यू हैव टू प्रूव दिस पार्ट। ये आप लोगों का टास्क है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हमने सोल्व किया। अब हम आ जाते हैं अपने आज के लेसन के ऊपर। तो आज के इस लेसन में थर्ड हैबिट ऑफ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एंड द थर्ड हैबिट इज कि पुटिंग द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी कि अपने आप अपनी तरजीहात जो हैं वो वेल डिफाइन करना, और जो काम अहम है उनको पहले करना, और वो काम जो कि निस्बतन कम अहम है, और ये अहम कौन सी चीज़ अहम है, कौन सी चीज़ कम अहम है, ये आप लोग खुद डिफाइन करते हैं। सो इफेक्टिव लीडरशिप इज पुटिंग द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट इज द डिसिप्लिन इन कैरिंग इट आउट, यानी कि ना सिर्फ आपने अपनी तरजीहात ठीक करनी है, बल्कि साथ साथ उस उन तरजीहात को आप कैसे कंट्रोल करेंगे बाय इफेक्टिव मैनेजमेंट। और ऑब्वियसली ये एक जहद मुसलसल का नाम है, इसको लिए आपको मुसलसल कोशिश करनी पड़ती है, अपने आप के खिलाफ भी चलना पड़ता है एक अच्छा डिसिप्लिन नज़्म ज़ब्त कायम करने के लिए। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ आया होगा। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम की सूरत में आप क्यूरीज अपनी शेयर कर सकते हैं।